अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में हाज़िर हैं हम नए एपिसोड के साथ। तो आपको हम लोग लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन के चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन अब बंद हो चुका है। अब इसको हम लोगों ने यूट्यूब पर शिफ्ट किया है। लिहाज़ा अगर आप लोगों को ये इसमें शाया होने वाले नॉवेल्स कहीं पे भी नज़र आएँ, तो बराए मेहरबानी आप हमें ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों की इंस्टा आईडी का लिंक मौजूद है। आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। सफ़रमन महानूर के कलम से माख़ूज़ हमारे लिखारी के मैगज़ीन में शाया हो रहा था। प्रीवियस एपिसोड्स हम लोग बहुत जल्द इसकी पब्लिश करेंगे, लेकिन अभी ये दरमियान में से चूँकि वो लिखारी के मैगज़ीन में पोस्ट हो चुकी हैं और वो बंद होने की वजह से मैगज़ीन के बंद होने की वजह से आगे जारी नहीं रख पाए, तो इसलिए हम अगला ही उसको जारी रखेंगे। बाकी पिछली जो एक साथ होंगी वो इंशाल्लाह जैसे-जैसे मैनेज होता जाएगा उनको करते जाएँगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। किस्त नंबर 9 का हिस्सा 2 इसको हम लोग पार्ट्स में कर रहे हैं क्योंकि छोटी-सी वीडियो हो ना तो वो छोटा-सा आसानी रह जाती है, आजकल टाइम इतना नहीं होता। तो आप लोग रेडी हो जाएँ, जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें आप मेरी वॉइस नहीं बंद कर सकते क्योंकि हमारे कॉपीराइट इश्यू की वजह से इस नावल को जस्ट आप ज़्यादातर सुन सकेंगे, पढ़ने के लिए आपके पास ज़रा कम ही होगा। तो चूँकि ये हमारा मैगज़ीन का स्पेशल नावल था इसलिए। तो चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। बाकर साईं, आप तो हमेशा से वटा-सट्टा की शादी के खिलाफ थे। वो आपको निकाह के लिए मजबूर ना भी करती तो आपने कौन-सा तब सूरत-ए-हाल कुछ और होनी थी। इस तरह मेरी नीयत पर शक नहीं किया जाना था। वो मुरीद को दरमियान में ही टोक कर बोला, वज़ाहत दी और उठकर चलता हुआ कुर्सी पर आ बैठा। तभी गोया हुआ, "बीबू जी परेशान हैं बहुत। सोच रहा हूँ इनसे जाके मिल आऊँ।" सर कुर्सी की पुश्त से टिका लिया। अभी उसके हाथ पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। परेशान ना हो, इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी। उसे बाकर ज़बान की परेशानी परेशान कर रही थी। वो इसे उस उदासी के खौल से निकालना चाहता था। मसलहत? अंदाज सवालिया था। मज़ीद गोया हुआ, सब कुछ टूट-फूट गया है। गाँव में अलग तमाशा बन गया है। इसमें क्या मसलहत होगी मुरीद हुसैन? वो उलझा हुआ था, तभी ऐसे बातें कर रहा था, वरना उसका मिज़ाज ऐसा तो ना था। असला अल्लाह की मसलहतों, हिकमतों को तो अल्लाह ही जाने। ये भला मुझ गरीब की अकल में कहाँ बात आ सकती है? इस सारे अरसे में एक बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। आप भी सर की चोटी से लेकर पैरों की तलियों तक रवायती सोच में जकड़े हुए हैं। आपने सिर्फ जगह बदली है, सोच नहीं। पहले खुद को इस सोच से आज़ाद करें, फिर ही दूसरों की सोच की गिरह खोल सकेंगे। आपका अजीब मसला है। आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और 4 कदम पीछे। ये तो कोई गल ना हुई ना। आप अब तक इनकार करते रहे हैं और बीबी जी के आते ही शादी के लिए हाँ कर दी। कम से कम किसी एक बात पर तो टट जाए या सीधा सा फैसला करें। शनाया बीबी को तलाक दें और आयशा बीबी से शादी कर लें। सबकी नज़रों में सुरखरू हो जाए। मुरीद ने हकीकत का आईना दिखाया तो बाकर ज़मान की उलझी उलझन की गिरह खोलनी चाहिए। बाकर ज़बान ने ज़ुम्मन हंकारा भरा और पुरसोच अंदाज में आंखें छोटी की। मट्टी वाले हाथ को मसलने लगा था वो। वो दोनों कच्ची सड़क पर चल रही थीं। इर्द-गिर्द खेत खलियान, केकर टाहली के दरख्त थे। वो थोड़ा आगे चलकर एक बन्ने पर मुड़ी, छलांग लगाकर खाला पार पार किया और वहीं दूसरी तरफ बैठ गई। सामने अमरूद का बाग था, जहाँ इरम और शमो पहले ही पहुंच चुकी थी। ये सारा मंजर शनाया को अच्छा लग रहा था। ठंडा सा मौसम, खुली फिजा, मट्टी की महक, झूमते खेत खलियान, कंधे के साथ कंधा जोड़े खड़े दरख्त। अगर बाकर और आयशा की शादी ना हुई तो इससे क्या होगा? मतलब बाकर की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? पूरी तवज्जो से सवाल किया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दुआ है ऐसा कुछ ना हो। आमना ने उदासी से कहा। क्या मतलब? शनाया के मुंह से खुद साख्ता निकला था। हवेली के बिगड़े हाथ तो देख ही चुकी हूँ। चाचा जी का टब्बर,
मतलब फैमिली अब खाने पर नहीं आता। इस तरह बात बिगड़ती चली जाएगी। एक दिन हवेली का ज़मीन जायदाद का बँटवारा हो जाएगा। गाँव में तमाशा अलग बनेगा, लोग हँसेंगे। इनका तो पल भर का रहा-सहा मज़ाक हो जाएगा। उजड़ेंगे तो लिखी हवेली वाले, असबा के ख्वाब अलग टूटेंगे। और बाकर के साथ क्या होगा? शनाया की सुई वहीं अटकी हुई थी। वो बाकर के लिए कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती थी। अजीब सी कैफियत में थी वो। अदराक का नाजुक पर्दा उलझन के एहसास की शिद्दत से फड़फड़ा रहा था। इरम के बाबा बहुत गुस्से में हैं। हो सकता है वो जल्दी बाकर की जमीन जायदाद अलग करके रख दें। इससे रिश्ते नाते खत्म कर लें। आमना ने गहरी सांस भरी। इस सब से बचा कैसे जा सकता है? शनाया ने बेचैनी से पूछा। दो रास्ते हैं, आमना ने मुख्तसरन कहा। कौन सा? फौरन पूछा। बाकर जबान तुमको तलाक देकर आयशा से शादी कर ले, फिर सब पहले जैसा ही हो जाएगा। या फिर वो तुमको साथ ले जाए, हमसे ताल्लुक तोड़ ले। ना वो आए, ना हम जाए। इससे कम से कम चाचा जी लोग खुश हो जाएंगे। ऐसे तो बाकर अकेला हो जाएगा। वो तड़पी थी। ये भी नहीं याद रहा था कि उसने कहाँ उसे साथ रखने पर राजी होना था। वो किस्मत से जीती थी, पर मोहब्बत से हार गई थी। उसके जीते सैराब होंठों पर फिर भी तशनगी और सुलगती प्यास रह गई थी। वो आंसू छुपा गई। वक्त का आंचल जरा आगे सिरका और आमना बोली। बाकर ने भी तो सारे काम उछलो विछले ही किए, ढंग का एक काम भी नहीं किया। वो जानता था सब कुछ, सारे हालात से वाकिफ था। उसको तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो मैंने उसे मजबूर सोच में मैं वो बोली। मजबूरी में ही सही, पर कर तो ली ना, तो निभाता भी, तुमको अपने पास रखता। सब यही कहते कि बाकर ने शहर में शादी कर लिया। जो होता देखा जाता। बीबू जी ने सब संभाल लेना था, पर अब वो क्या करे, क्या क्या संभाले। तुमको यहाँ भेज दिया, पलट कर खबर भी ना ली। ऊपर से आयशा से शादी के लिए हाँ कर दी। वो सब भी मारना चाहता है और लाठी भी बचाना चाहता है। दो कश्तियों पर सवार है, किनारे तक कैसे पहुंचेगा? नहीं भाभी, वो एक ही कश्ती पर सवार है, एक पर। मन में सोचा लफ्जों को खामोशी के हिजाब में सिमटा रहने दिया। उसके चेहरे पर तारीकी का साया लहराया था। उसी पर उसने एक थरा देने वाली गहरी सांस भरी और एक निगाह आमना पर डाली जो सब्जी की क्यारी में बैठी थी। इतने में उसे इरम ने चाची कहकर आवाज दी और शनाया जबरतन मुस्कुराती उसकी जानब चल दी थी। गली में कुछ देर बाद वो हवेली की तरफ चल पड़ी थी। उनका सफर खत्म होने वाला था, पर शनाया भी महवी सफर ही थी, सोचों में, ख्यालों में। सोचकर भी उसने क्या जाना था कि असल फसाद की जड़ तो वो खुद ही थी। हवेली पहुंचकर वो दोनों किचन में काम में लगी रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। शमो ने आटा गूंदा और शनाया वहीं मूड़े पर बैठकर चावल साफ करने लगी थी। बीबू जी गांव में किसी काम से गई हुई थी। आमना ने महसूस किया दूसरे पोर्शन में काफी चहल पहल थी। लोगों की बातें, कह कहे। वो किसी काम से किचन से निकली तो आयशा दिखाई दी। तभी उसने आयशा से पूछा तो उसने बताया कि मामू लोग आए हैं। ये सुनकर आमना सोच में पड़ गई, जैसे उसे दाल में कुछ काला दिखाई दिया था। मगर वो चुप हो गई, ये सोचकर कि जो बात भी होगी कल तक सामने आ जाएगी। लेकिन बात कल तक भी नहीं छुप सकी थी। रात के खाने के बाद ही गुलजार अहमद बीबू जी के पास आ गए थे। उन्होंने नासिर को भी बुलवा लिया था। तभी मेहमानों के आने का मकसद पता चला था। वो आयशा के रिश्ते के लिए आए थे। मैंने इनकार कर दिया, पर वो कह गए हैं कि उनकी पहली और आखिरी बार नहीं, वो फिर आएंगे सवाली बनकर। गुलजार अहमद की बात सुनकर कोई भी नहीं बोला, न बीबू जी, न नासिर। तो वो मजीद गोया हुआ। पहले बात और थी। सबको लगता था आयशा का रिश्ता पक्का हो चुका है, पर अब हालात बदल गए हैं। बाकर की शादी के बाद जुमला अधूरा छोड़े चुप हो गया। बाकर ने जो किया मजबूरी में किया। वो अपनी मजबूरी मुझे बता चुका है। उसने कुछ छुपाया नहीं। रही बात मोहम्मद अली के रिश्ता लेकर आने की, तो पके बेरों को लोग वटे मारते रहते हैं। ये कोई फिक्र वाली गल नहीं। बीबू जी ने तहम्मुल से बात समझाई। फिक्र वाली गल तो है। हवेली से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। वो अफसरदा था और मायूस भी। चाचा जी ठीक कह रहे हैं बीबू जी। आप दो टोक बात करें बाकर से। इस लड़की को तलाक दें, या फिर हम इसका आकनामा लिख देते हैं। हमें भी किसी को मुंह दिखाना है कि नहीं। बहुत मनमानी कर ली है उसने, बहुत।
नासिर के लहजे में दबा गुस्सा बीबू जी ने अच्छी तरह से महसूस कर लिया था, और बेजारी भी। दे देगा वो तलाक, पर जब मैं कहूंगी तब। इसको तलाक दिलवाई तो वो जीते जी मर जाएगी। कोई जीने नहीं देगा उसको। उसके किरदार पर न जाने कैसे कैसे ठप्पे लगा दिए जाएंगे। और बाकर को बेदखल किया तो क्या मुंह दिखाऊंगी अल्लाह को? हकदार का हक मार के अल्लाह का सामना कैसे करूंगी? उसकी आवाज़ लर्जी थी, मगर तब नहीं लर्जी थी जब आयशा को चुप रहने का हुक्म दिया था। उसके हक के वक्त अल्लाह का खौफ न जाने कहाँ जा सोया था। तो क्या करें? दोनों ने यकजबान होकर पूछा। मसलहत का रास्ता चुनना होगा। मसलहत से आपका मतलब? उस लड़की को इस हवेली में रखना है तो ये मसलहत पसंदी मुझे नहीं मंजूर। नफीसा ने अचानक आकर वाश का वार किया तो सब चौंक गए। इसको तलाक दिलवाएं, मजीद कहा। बार बार तलाक का नाम ना लिया कर नफीसा, इसका खसारा बड़ा भारी होता है। तू भी बेटी वाली है, एक बेगुनाह को तलाक दिलवा के अल्लाह के अजाब को आवाज न दे। अर्श कंब कंब जाता है किसी बेगुनाह को तलाक हो तो। मैं जानती हूँ ये लफ्ज क्या तबाही मचाता है। बीबू जी के अंदर एक आग सी लगी थी, जो उनके रूम रूम को जलाने लगी थी। जो आपके साथ हुआ वो रब की मर्जी थी, नफीसा बोली। रब की मर्जी पर कब लोग राजी होते हैं? अपनी मर्जी को रब की मर्जी बनाने पर तुले रहते हैं, ताकि खुद को हर इल्ज़ाम से बरी कर सके। एक आग भरी उन्होंने। फिर क्या हल है बीबू जी? हल तो अच्छी तरह जानता है गुलजार अहमद। बीबू जी ने बामायनी अंदाज में इशारा दिया और तेज निगाह खड़ी नफीसा पर डालकर कमरे से निकल गई थी। और इनके जाने के बाद वो तीनों बस एक दूसरे की तरफ देखकर रह गए थे। हल तो अच्छी तरह जानता है। बीबू जी का ये जुमला गुलजार अहमद की समातों में गूंज रहा था। वो डेरे पर बैठा था। डेरा रोशनियों से जगमगा रहा था, पर वो रोशनियां गुलजार अहमद के अंदर का अंधेरा खत्म नहीं कर पा रही थीं। उनके चेहरे पर बेहद गहरी सोच की परछाइयां थीं। वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। वो बीबू जी की बात का मतलब अच्छी तरह समझ गया था। वो यही चाहती थी कि शनाया को तलाक दिलवाए बिना ही आयशा और बाकर जमान का निकाह करवा दिया जाए। क्या परेशानी है साईं? गफूर ने हुक्का उनके सामने रखते हुए पूछा तो वो फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। वो करीब ही बूढ़े पर बैठ गया। परेशानी को एक हो तो बताऊं गफूरे। इतनी बात करके हुक्के का कशने और भरपूर धुआं मुंह से निकाला, जैसे सारे बेलगाम उलझनों सोचों को धुएं के साथ ही फिजा में उड़ाना चाहा। कुछ परेशानी तो हमारी अपनी सोच की पैदा करदा होती हैं। हमारी बेलगाम सोचें हमें कहीं से कहीं लेकर निकल जाती हैं। हम इंसान बड़े अजीब हैं। जितना आगे का सोचते हैं, इतना मौजूदा हालात का नहीं सोचते। बात तो तेरी 16 आने सच है गफूर मियाँ। ये जो इंसान है ना, इसकी ना फितरत में तजस्सुस है। कुरेदना, टूल लगाना, नामालूम को जानने की तजस्सुस, अनदेखे को देखने की चाह, ला हासिल को हासिल करने की आरज़ू। गुलजार अहमद ने आह भरी और मज़ीद गोया हुआ। हम्म, बात कहाँ से कहाँ निकल गई गफूरे। दुआ कर ये उलझने जल्द ख़त्म हो जाए। बाकर ज़मान ने ना कहीं का नहीं छोड़ा, पर परेशानियां पैदा कर दी हैं। परेशानियां भी ऐसी कि कोई हल ही नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। गफूर ने तसल्ली दी। वो अभी और बातें कर ही रहे थे कि गांव से आदमी आ गए और आहिस्ता आहिस्ता डेरे की रौनक जोर पकड़ने लगी और गुलजार अहमद भी उनके साथ बातों में लग गया था। मगर जहन में बीबू जी का जुमला हनूज गूंज रहा था। एक की खुशी दूसरे का दुख बन रही है। एक तरफ आयशा है तो दूसरी तरफ हस्बा। समझ नहीं आ रही किसके पलड़े में खुशियां रखूं और किसके पलड़े में दुख रखूं। बीबू जी ने उदासी और यासियत की गहरी मुक्कल मारे कहा तो आमना का दिल कटकर रह गया। वो बीबू जी के पास बैठी उनके पाँव की मालिश कर रही थी। करीब हुक्का पड़ा था। वो वक्तन फवक्तन हुक्के का कश लगा रही थी। आज फिर उन्होंने बड़े अरसे इसरार से हुक्का ताज़ा करवाया था। उनकी सेहत के पेश नज़र डॉक्टर ने हुक्का मना कर दिया था, मगर अब भी जब उलझी हुई होती तो हुक्का ताज़ा करवा लेती थी। अल्लाह के लिखे पर यकीन रखें, दुआ करें वही हो जो सबके हक में बेहतर हो। परेशान ना हो, ऐसे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। पहले ही हुक्का कुछ नहीं होता सेहत को, और खैर है सेहत की रानी। पर मैं ना ये नहीं चाहती कि कोई मेरी नीयत पर शक करे। वो बेहद उदास थी। कुछ चुभ रहा था, बहुत जोर से कुछ चुभ रहा था उन्हें। अल्लाह ना करे बीबू जी, आप कोई आपकी नीयत पर शक क्यों करेगा?
आमना ने फौरन कहा तो उसने बीबू जी का दुख देखा नहीं जा रहा था। इंसान बड़ी अजीब मखलूक है रानी। गिरने पे आए तो बस गिर ही पड़ता है। उनके लहजे में बरसों का दुख और तख्त तजुर्बा बोल रहा था। वो होके का कश लेकर मजीद गोया हुई। नासिर भी रंग बदलने लगा है। इस बार तो पहले ही उसके नाम पर सड़ी भुनी रहती है। कहर टपकता है उसकी आंखों से हर वक्त। गुलजार अहमद भी आजकल नफीसा के रंग में रंगने लगा है। और जहीब तो हमेशा से मौका की ताड़ में था। बाकर को रास्ते से हटाना पड़ा। बड़ा पुराना ख्वाब है उसका। एक पल में कैसे मुंह फेर लिया है सबने। अभी तो मैं जिंदा हूं जो सबके अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। मैं न रही तो ये सारे तो उस गांव की तरफ मुंह भी नहीं करने देंगे। अभी तो सारे मुझे कहते हैं बेबू जी इसको कहकर शनाया को तलाक दे। मैं ना होती तो पता नहीं उसका क्या हशर नशर करते। आयशा से शादी कर लेता तो जुहेब ने फिर सामने खड़े होने की गलती नहीं करनी थी। अब हाँ तो कर दी है उसने। और क्या करे। आमना ने मदाखलत की। लहजा अफसरदा था। बीबू जी सबकी नीयतों इरादों से वाकिफ थी। फिर भी सबको खामोशी के पर्दे में रखा हुआ था। शायद इसीलिए जो कुछ भी था सबके दिलों इरादों में था। अमली तौर पर किसी ने अभी तक बाकर जमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। पता नहीं क्या है और क्या नहीं। और शनाया शायद वो खुद ही चली जाए। पर तलाक पर तलाक ये लफ्ज़ सुनकर कलेजा फटता है मेरा। नफीसा पता नहीं कैसे इतनी आसानी से ये सब कह जाती है। अल्लाह जाने। लहजा धीमा सा था। संजीदा। ज्यादा ना सोचे। अब सो जाए। आप ना उठी और कंबल उनकी टांगों पर उड़ा दिया। हल्का हल्का पंखा चल रहा था। नवंबर का वक्त था। खुनकी बढ़ रही थी। और बीबू जी के कमरे में हुक्के के कशों का धुआं भी। उन्होंने आमना को हुक्का बाहर लेकर जाने नहीं दिया था। परेशानी के धुएं के जरिए फिजा में जाहिर करना चाहती थी। मालूम नहीं हम इंसान क्यों भूल जाते हैं वो ज़ात जो दिन को रात और रात को दिन में बदल देती है। जिसने आसमानों को सितारों से सजा दिया। जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। भला उस ज़ात के लिए हमारे छोटे छोटे मसाइल को हल करना कौन सा मुश्किल काम है। सारी बातें यकीन की हैं। कहते हैं ना पीरो पीर वड्डा के यकीन। बीबू जी ने आंखें मीच कर खोली। आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और लेट गई। मगर नींद ने बीबू जी की आंखों में झांकने से साफ इनकार कर दिया। वो जागती आंखों से अपने सोए माजी को कुरेदने लगी। इस कुरेदने के अमल में उनके हाथ सवाए दुख और कर्ब के कुछ नहीं आना था। रात इख्तिताम की निस्फ में थी जब जर्द चांद उफक पर जलवागर हुआ। अनगिनत सितारे मध्यम कंदीलों की मानद टिमटिमाने लगे। वो कमरे में पलंग पर लेटी हुई थी। नींद से महरूम, थकन से दो चार, सुर्खी माइल आंखें लिए जैसे वो दिल की धड़कनों का शुमार कर रही थी। गम से शिकस्ता चेहरा, वो घुटी में सांस ले रही थी। खामोश लब एकदम एक दूसरे में पेवस्त, जैसे उसे यकीन था कि अगर वो बेकरार होकर किसी को पुकारेगी तो कोई उसकी पुकार नहीं सुनेगा। वो बेखबर थी। एक जात थी जो खामोश लबों की सदा भी सुन लिया करती थी। वो अल्लाह के साथ थी। मगर उसे अभी शनाया ने पुकारा नहीं था। वो चंद पल उसी कैफियत में लेटी रही। माजी के मंजर प्यासी निगाहों में अक्स बन बन कर उभरने लगे। उसका पहली बार बाकर जमान को देखना, फिर बार बार उसका रास्ता रोकना और उसका हर बारी धुतकार कर आगे बढ़ जाना। शनाया की सांसों में तूफानी तेजी आई। आंखों के लाल डोरे मजीद गहरे हुए। इनमें हलकूरे लेते पानी में माजी तैर रहा था। वो तड़प कर उठी। उसके लब खुद साख्ता हिले और बस एक नाम निकला, बाकर। बेकरारी की कैफियत में वो दिल पर हाथ रखे पलंग से उतरी। अजीब सी बेचैनी घबराहट ने उसे जकड़ रखा था। वो गिरती पड़ती खिड़की तक पहुंची। खिड़की के दरवा किए तो ठंडक के एहसास ने उसके जलते चेहरे को छुआ, मगर मन को ना छू सका। वो अंदर से वैसे ही जलती रही। एक बार फिर उसके लरसते लबों से निकला, बाकर। वो बेबसी की आखिरी हद पर थी। बाकर जमान की याद उस पर किसी सहर की तरह छा गई थी। वो किसी तिलिस्म में कैद हो गई थी जिसके दर बंद थे। कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। बस दिल की आईने में एक चेहरा नजर आ रहा था, बाकर जमान का। ये रात उसके लिए अजीब सा दर्द लेकर आई थी। ना सहा जाने वाला दर्द। ये कैफियत उस पर पहली बार वार हुई थी, इसलिए उसे तकलीफ सहने में दिक्कत हो रही थी।
अब तक हिज्र और फिराक के कर्ब से वाकिफ जो ना थी, जुदाई का जायका चखा नहीं था। उसने खिड़की के दोनों पट हाथों में भेंच रखे थे। वक्त का आंचल आगे सिरक रहा था, मगर वो इस लम्हे में कैद थी, याद के लम्हे में। इस लम्हे से निकलने में उसे जैसे सदियां दरकार थी। सदियों के बोझ के बराबर वो बोझ उस एक लम्हे में उठाए खड़ी थी। पहली बार उसे बाकर ज़बान के बगैर जीना भी मुश्किल लगा था। दिल में बाकर ज़मान की याद ज़ख्मों के निशान छोड़ गई थी। पहली बार उसे अपने अंदर बाकर ज़मान की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ था। तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? कौन हूँ? मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? शनाया को बाकर ज़मान के कहे अल्फाज याद आए। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और आंखें बंद किए रखे ही उसके लब मुस्कुरा उठे थे। शिद्दत गम में गम से लबरेज मुस्कुराहट। ये मोहब्बत ऐसे ही रोते में हंसना और हंसने में रुला देने का हुनर जानती है। तन्हाई में यादों का हजूम और हजूम में तन्हा कर देती है। शनाया अब भी रोते हुए हंसने का गुर सीख गई थी। ये मोहब्बत ही की इनायत थी। बाकर तुमको तलाक देकर आयशा से शादी कर ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। या फिर हम उससे रिश्ते नाते ख़त्म कर लें, उससे लाताल्लुक हो जाए। ना वो यहाँ आए, ना हम जाए। इससे कम से कम चाची का टब्बर खुश हो जाएगा और गांव में शिमला ऊंचा होगा कि लड़के ने रवायत तोड़ी और हवेली वालों ने उससे ताल्लुक ही तोड़ लिया। ऐसे तो वो अकेला हो जाएगा। शनाया ने एकदम से आंखें खोली। उसे आमना की बातें याद आई थी। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। एक पल में, एक बार फिर वो सोचों के सैलाब में बहने लगी थी। मजीद बेचैन हो गई थी। आज उसने ऐसे बाकर ज़मान की फ़िक्र में पहली बार सोचा था। आज उसे पहली बार बाकर ज़मान का खसारा नज़र आया था। उसकी मुश्किलात का अंदाज़ा हुआ था। आज वो शनाया के लिए नहीं, बाकर ज़मान के लिए सोच रही थी। पहली बार वो मैं से आगे निकली थी। और मोहब्बत के सफ़र में मैं का क्या काम? इसमें तो सिर्फ वो होता है, महबूब होता है। वो कहते हैं ना, मीम से मोहब्बत, मीम से मैं, मीम से महबूब। ये तीन एक साथ एक जगह नहीं हो सकते। जब तक मैं वाला मीम ख़त्म ना हो, तब तक मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। वो अकेला नहीं रहेगा। वो एक कश्ती का सवार होकर साहिल तक पहुंचेगा। उसे किनारा मिलेगा। हाँ। इसी सोच में वो कमरे से बाहर निकली और छत पर टहलने लगी कि अचानक उसके कदम थक थक गए। उसे हवेली के शहर में पौधों के करीब दो हवेली नजर आए। वो तेजी से आगे बढ़कर सीढ़ी के करीब गई। जरा गौर से देखा और ठटक कर रह गई। बेचैनी, बेयकीनी ही बेयकीनी थी। उसे उसी गैर यकीनी के आलम में वापस पलटी और वो कमरे में आ गई। ये दोनों इस वक्त आगे वो कुछ सोच नहीं सकी। बस कुर्सी पर सर थाम कर बैठ गई। रात रोशन शहर के करीब से करीब तर हो रही थी और शनाया के मन की स्याही भी अब साफ होने लगी थी। तो हमारी ये अभी कहानी जारी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला हमारा इसकी निस्बत से जुड़ने वाला जो भी मरहला होगा, वो बहुत से राज लेकर सामने आएगा। हमारे साथ रहिएगा और हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी किसी भी तरह से कोई भी मशवरा या कोई भी राय, कोई भी आपकी फ़रमाइश हो, तो हम उसको पूरा करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।